मान लीजिए आप गाड़ी में पेट्रोल भराने गए, वहाँ जा कर के आपको पता चलता है कि 1 लीटर पेट्रोल 450 रुपए का है। और ये सच में हो रहा है। हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई थी। इसका रीजन क्या है? करेंसी वीक है, एक ही जगह से सब इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस $1 पर लीटर से कम का है। मगर पाकिस्तान पेट्रोल पर टैक्स इतना लगाता है जिस वजह से प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत बैकलैश मिलने पर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली सिर्फ एक दिन में ही 80 रुपए लीटर से प्राइस कम किया। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। मगर फिर भी आज भी पेट्रोल का प्राइस पाकिस्तान में इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। सही कहा था उन्होंने। Beggars can't be choosers. हालांकि इंडिया में प्राइस स्टेबल है, बढ़ने वाले थे, लेकिन जो प्राइस बढ़ने वाले थे उस शॉक को गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड मोस्टली ये इलेक्शंस जब तक है तब तक किया जाएगा, क्योंकि भाई शॉर्टेज तो पूरे दुनिया में है, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। हे वेलकम टू डेली बिजनेस डोज, एक ऐसी कम्युनिटी जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और ग्रोथ रिलेटेड चीजों पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। मान लो आप एयरपोर्ट पे गए, आपको पानी पीना है 100 रुपए का, समोसा खाना है 200 रुपए का, और यही मॉडल काफी टाइम से चला जा रहा था। और ये होता था क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेट ही ऐसे करते थे। कोई एक प्राइवेट व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति और गवर्नमेंट मिल करके एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं। उन्हें पता था कि अगर एक बार कस्टमर एयरपोर्ट के अंदर आ गया तो उसे खाना पानी तो लगेगा ही, तो मैं कोई भी प्राइस चार्ज करूँ उसे देना तो पड़ेगा ही। जो खाना बाहर 20 रुपए का मिलता है, अंदर 200 रुपए का रख देता हूँ। एंड इसी चीज को पहले तो सरकार ने तोड़ा, ऐसे कैफेटेरियाज लॉन्च करके जहाँ पर हर चीज सस्ते प्राइस में मिलती है। और अब अडानी ने इस पे एक और लेयर कन्वीनियंस की ऐड कर दिया, जहाँ पर उनके मुंबई एयरपोर्ट पे आपको ब्लिंकिट के पार्सल्स तक मिल जाएंगे। भाई एयरपोर्ट पे जो शॉप्स थी, उन शॉप्स को तो भाई क्रेजी प्रॉब्लम होने वाली है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि एयरपोर्ट के बाहर आके डिलीवरी लेनी पड़ेगी, आपको आपका सामान बोर्डिंग गेट तक देने आ सकता है। तो भाई ये क्रेजी लेवल पे कन्वीनियंस दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगली न्यूज सुन के तो आपको पक्का मजा आ जाएगा। हमने पहले भी न्यूज में कवर किया था, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी दोनों बिक चुकी है। इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू 31,000 करोड़ रुपीस थी। तो ठीक है, 31,000 करोड़ यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन बीच में बीसीसीआई आ जाता है और बोलता है ना 5% मुझे भी दे दो। नहीं, मतलब ऐसा रूल है कि आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइजी के बेचने या खरीदने पर 5% ट्रांसफर फी बीसीसीआई को मिलेगी। तो बीसीसीआई को बिना कुछ करे 1500 करोड़ मिल गए। मतलब क्या बिजनेस मॉडल है भाई, हर जगह से कमाने का तरीका है। अगली न्यूज है एक एडवर्टीजमेंट जो आपने देख तो ली होगी, मगर मैं सच में जानना चाहता हूँ इस एड का बजट क्या था। 4 सबसे बड़े फुटबॉलर्स को एक साथ एक रूम में लाना। खैर वो एक रूम में तो नहीं थे, वो एडिटिंग और वीएफएक्स का यूज करके साथ में दिखाए गए थे, मगर फिर भी भाई इस एड का बजट क्या था। यार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक स्पेशल एडिशन निकाला था। एंड ऑनेस्टली इतनी ज्यादा गोटेड एड है कि उन्हें कैप्शन में खुद ही को लिखना पड़ा कि ऑनेस्टली इट्स नॉट एआई। कि भाई लोग मानने को तो तैयार हो कि सच में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को एक कंपनी ला सकती है। खैर इतना स्पेंड जस्टिफाइबल है नहीं है, आपको पसंद आई नहीं आई मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। बट एड का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। वो चारों प्लेयर्स अलग अलग टीम से है और सभी को वो फीफा वर्ल्ड कप चाहिए ऐसा दिखाया जा रहा है, और हर कोई एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहा है। अब एक एड कैंपेन की बात कर ही ली है तो दूसरे एड कैंपेन की बात कर लेता है। तो रिसेंटली हगीज ने जो किया वो किसी और ब्रांड की करने की हिम्मत भी नहीं होगी। उन्होंने लिटरली 18 बच्चों को लिया, उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया और उन्हें अपने डायपर्स पहना करके लग्जरी गुड्स जो कि 4-5 करोड़ के थे उसके ऊपर खेलने छोड़ दिया। इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने लाइव सभी को दिखाया। हाई चांसेस अगर बच्चे ने खाया पिया होगा तो वो यूरिनेट तो कर ही सकता है, और इसी चीज को उन्हें कम्युनिकेट करना था कि भाई इन्होंने हगीज पहना है, कोई टेंशन नहीं है, करने तो जो करना है, कुछ भी लीक नहीं होगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और इस चीज को लाइव दिखाना, ये भी एक ब्रांड में अपने अपने कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे अपने आप मार्केटिंग होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट दिखाते हो। मुझे पर्सनली इस टाइप की मार्केटिंग ज्यादा पसंद है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट आया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भाई तूने मेहनत तो किया है मगर व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई लाइक करो। तो उसके नीचे कोई हाइप का बटन आ रहा होगा, वो भी दबाओ। अगली न्यूज है जियो हॉटस्टार ने अपना माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म तड़का लॉन्च कर दिया है। वो उन्हीं के ऐप पे एक बटन होगा, आपको दिख जाएगा, वहां पर जाकर के आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। बेसिकली माइक्रो ड्रामा मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मगर एक सीरीज में। मान लो 10 एपिसोड की एक सीरीज है, हर एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है 2 मिनट का, तो 20 मिनट की वो सीरीज है।
एंड यार ये सीरीज ना प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है और एंट्री बैरियर कुछ है ही नहीं। अगर आप एक सिंगल क्रिएटर और थोड़े जुगाड़ू और खुद ही आज एआई के हेल्प से पूरी सीरीज बना सकते हो, तो ओनली क्वेश्चन इज आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप बना क्या रहे हो। क्योंकि आज भी ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाली सीरीज में कुछ दम है नहीं। वही स्टोरीज बनती है कि एक बंदे को रातों रात करोड़ों रुपए मिल गए, उसके साथ क्या होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, उस टाइप की स्टोरीज मिलती है। बट इन प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी सीरीज देखे, तो लोग इस पे आ रहे हैं और इसे बनाने में भी पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स तो सिर्फ माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म पे ही बहुत सारी फंडिंग उठा रहे हैं। हालांकि मैंने कभी माइक्रो ड्रामा कोई सीरीज देखी नहीं है। अगर आप में से कोई देखता है तो प्लीज बताना क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। अगली न्यूज है, डेलॉयट हायर कर रहा है 50,000 लोगों को इंडिया में। सुन करके लगता है ना जॉब मार्केट रिकवर कर रहा है। यार मेरा हाइपोथेसिस है कि ये एंट्री लेवल लोगों को हायर करेंगे एकदम सस्ते में, उन्हें एआई में ट्रेन करेंगे और अल्टीमेटली जो मिड लेवल है या सीनियर लोग हैं उनमें से काफी सारे लोगों को हटाते जाएंगे, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स इन्हें बहुत सस्ते में मिल जाती है और इनसे काम पूरा कराते आता है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगली न्यूज है, टीसीएस के 1800 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से 300 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खुद छोड़ करके चले गए। ये मतलब 16% लोग खुद छोड़ करके चले गए। तो भाई यही होता दिख रहा है, क्योंकि एआई ना मिड लेवल का काम जो कम्युनिकेशन का होता था, जो मैनेजर करते थे, वो काम में एआई बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि अगर आप में से कोई है जो आईटी सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो एक बार कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है। मेरे जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि भाई काफी सारे लोग डरे हुए हैं कहीं अगला नंबर उनका ना हो। अगर हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अगली न्यूज देख करके लगता है कि दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड था 82 डिग्री ईस्ट, ऐसा ही कुछ नाम था, नंबर्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिट्स बनाते नहीं थे और अभी अभी उसे नायका ने अक्वायर किया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या नायका अपने डिस्ट्रीब्यूशन से उस ब्रांड को चला पाता है या नहीं। लेकिन इसी पे एक बात करनी कि जो सेलिब्रिटी ड्रिवन ब्रांड्स है उसमें इनका ब्रांड तो नहीं चला, मगर इनके हस्बैंड रणवीर सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऑनेस्टली यार समझ जाता है कि ये ब्रांड इसलिए बना रहे कि इन्हें बस पैसा कमाना है या पैसा कमाना है, मगर इसके साथ साथ उस ब्रांड में लगा रहे जिनके साथ इनकी आइडेंटिटी मैच होती हो। जैसे रणवीर सिंह ने सुपर यू लॉन्च किया। अब रणवीर सिंह हाई एनर्जेटिक आदमी है, तो सुपर यू उनके ब्रांड आइडेंटिटी के साथ जाता है। अब लिकर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं रंगीला नाम से, मतलब उनके ब्रांड के हिसाब से वो चला जाता है तो उस ब्रांड में घुसता है। एंड सिर्फ इतने कम टाइम में रणवीर सिंह ने जो ब्रांड्स बिल्ड किया है, I won't be surprised in coming few years he would be the richest Bollywood actor in entire film industry। क्योंकि आप कोई और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ले लो, उनके ब्रांड इस लेवल पे नहीं चले। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज में बोल रहा हूँ। अक्षय कुमार का एक ब्रांड था, नहीं चला। रणबीर कपूर का एक ब्रांड है, उन्होंने भी उसे नीश ब्रांड बना करके छोड़ दिया है। सलमान खान का जो ब्रांड था उसका तो खैर क्या कहना। अगली न्यूज है, यूएस अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती कराया जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट कुछ ट्वीट करता है, उसके रिप्लाई में यूएस एम्बेसी ऐसा ट्वीट लिखती है कि भाई खत्म। वो जानबूझ के चिढ़ा रहे हैं यूएस को कि भाई कुछ कर तो लो। बोल रहे हो कि हम तुम्हें स्टोन एज पे पहुंचा देंगे, हम 8 बजे हमला करेंगे, तो उस पर वो ये रिप्लाई करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प गालियां देने पे आ गए, वो बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी खोलो, तो सामने से बोलते चाबी घूम गई है। एंड ऑनेस्टली ये दिखाने का तरीका होता है कि भाई तुम्हारे लिए बहुत सीरियस बात होगी और तुम्हें लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, हम तुम्हें और तुम्हारी बातों को लाइटली ही ले रहे हैं। ये दिखाने का तरीका होता है, एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि ईरान के लिए इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है और ईरान इतना कोई कमजोर नहीं है, वो भी इन सब चीजों को हल्के में ही ले रहा है। अगली न्यूज है परप्लेक्सिटी एआई के बारे में। तो यूएस में उन्होंने लॉन्च किया परप्लेक्सिटी एआई फॉर कंप्यूटर्स। और ये जितने आपके सीए फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर बताना कि अब इंडिया में भी एआई का यूज होने लग गया है टैक्सेस भरने के लिए। मल्टीपल थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड टूल्स है जो टैक्सेस में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे गवर्नमेंट ने कर साथी नाम से भी एक चैटबॉट रेडी किया है जो आपसे 24/7 बात करेगा, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेगा। ये तो हो गया चैटबॉट्स, ये आपके एक असिस्टेंट की तरह है। मगर ये परप्लेक्सिटी कंप्यूटर जो है ना, ये आपका एक एजेंट है, क्योंकि उसके पास एंड टू एंड टास्क करने की कैपेसिटी है। ये जा करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर सकता है, उन डॉक्यूमेंट से डेटा फेच करके ऑफिशियल वेबसाइट पे भर सकता है। आपको बस उसे रिव्यू करना है और टैक्सेस भरना है। आप समझ रहे हो? और ये एआई हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे ट्रेन होता है, क्योंकि टैक्स लॉस बदलते रहते हैं, उस हिसाब से ये भी बदलता है। ये फिलहाल सिर्फ यूएस के लिए लॉन्च हुआ है, लेकिन इन नो टाइम या तो वो खुद लेकर के आएंगे इंडिया में, या कोई और इंडिया के लिए इसे कर देगा कि टैक्सेस भरना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मुझे किसी सीए से सुनना है
कि क्या ये उनके जॉब को थ्रेट है या नहीं। और मैं ये सब सीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर जगह पे 30% प्रोफेशनल्स है जो सेफ रहेंगे, क्योंकि बट जो काम पहले 10 सीए मिलकर के करते थे आज वो 3 सीए कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बढ़ जाएगा, वो ज्यादा लोगों के साथ काम कर पाएंगे। तो बाकी सीएस क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर कोई सीए होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं होगा कि हर चीज एकदम ऑटोमेट हो जाए। उसका रीजन है कि एआई ना कभी भी किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता। तुम एआई के सर पे बैठ के ये कभी बोल नहीं सकते कि भाई तूने ऐसा गलती करी क्यों। वो किसी इंसान के पास ही हो सकता है, वही एक अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो जो भी प्रोफेशनल एआई को सीख लेगा वो आने वाले कुछ साल पे एक बहुत मैसिव एडवांटेज पे बैठा हुआ होगा। मैं हर रोज ऐसे वीडियोस लाता हूँ, लाइक करके कमेंट कर देना, मुझे बताना कल किस चीज पर डिस्कशन चाहिए। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज के साथ।